Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 27, that is vector valued function. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डबल इंटीग्रल्स के बारे में, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स पे हमने चेंज किए थे और फिर उसको इंटीग्रेट किया था. ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो. अब स्टार्ट करते हैं. वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं. सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं रियल वैल्यूड और वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस का. ठीक है, फंक्शंस, अच्छा वो वाले फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल कहते हैं, या सिंपली उसको रियल वैल्यूड फंक्शंस कह देते हैं. ठीक है, वो वाले फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होती है, लेकिन जो रेंज है वो दैट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन 2 or 3 स्पेस. ठीक है, सच फंक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल और मोर सिंपली वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस. ठीक है, अब 2 स्पेस में उसको किस तरह लिखते हैं. आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स टी, वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे. अच्छा, ये पढ़ते हुए आपको सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये तो सिंपल नोटेशन है, जैसे हम फंक्शंस को डिनोट करते, तो हमें क्या पता रियल वैल्यूड है या फिर वेक्टर वैल्यूड है. तो ये जो एक्स और वाई आपको दिख रहे हैं, जो बोल्ड फेस बने हुए हैं, तो जब आपके पास ये एक्स और वाई बोल्ड फेस होंगे इट मीन्स के वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, और जब ये इस तरह से लिखे होंगे ना, लाइट इटैलिक फेस टाइप लिखे होंगे, इट मीन्स के ये रियल वैल्यूड फंक्शन है. ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है. और ये क्या है, मैटर ऑफ नोटेशन. सिर्फ नोटेशन इसलिए हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं ताकि हम फ़र्क कर सकें कि ये वेक्टर वैल्यूड है या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन है. ठीक है, और फिर हम इसको लिख लेते हैं एक्स टी आई, डायरेक्शंस दे देते हैं उसको आई और जे की. और इसी तरह से एक्स वाई जेड प्लेन में हम लिखते हैं एक्स टी वाई टी जेड टी इज इक्वल टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के. ठीक है, एक्स टी वाई टी और जेड टी क्या है, वो रियल वैल्यूड फंक्शंस है रियल वेरिएबल के, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कंपोनेंट फंक्शंस भी कहते हैं या फिर कंपोनेंट्स ऑफ आर भी कहा जाता है. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. अच्छा, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये सारे एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो आपको याद रहनी चाहिए कि जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो उसकी रेंज किससे कंसिस्ट होती है, उसके डोमेन में क्या होता है. ठीक है, इस तरह से रियल वैल्यूड फंक्शंस में क्या होता है. ठीक है, ये मैटर ऑफ नोटेशन आपको याद होनी चाहिए. अब एग्जांपल करते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स टी वाई टी और जेड टी जो है वो उसको कंपोनेंट फंक्शंस कहते हैं या फिर कंपोनेंट्स ऑफ आर कहते हैं. कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, तो आप ज़रा हैंड आउट्स को ना गौर से पढ़ लिया करें, और जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उसको एक दफ़ा एक नज़र पढ़ लिया करें ज़रूर. एग्जांपल है आर टी जी को, अब यहाँ पे देखें आर जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, इट मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या है, वेक्टर वैल्यूड है. ठीक है, इज इक्वल टू एल एन टी आई प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 जे इज इक्वल प्लस कॉस टी पाई के. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट फंक्शंस हम देखते हैं. एक्स टी का कंपोनेंट फंक्शन क्या है, एल एन टी. वाई टी का कंपोनेंट फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2. और जेड का कंपोनेंट फंक्शन क्या है, जेड टी का कॉस टी पाई. ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने आर टी की जगह हमने आर ऑफ 1 फाइंड करना है. इट मीन्स जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1. ये बहुत शॉर्ट सी एग्जांपल है, और ये मैं आपको इसको खुद करना है. ठीक है, कॉपी पेंसिल लें और इसको सॉल्व करें. जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे आपने 1 लिख लेना है. ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या लिख लेना है, कॉस टी पाई, तो ये हो जाएगा कॉस पाई. और कॉस पाई किसके इक्वल होता है, पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आपने लिख लेना है कॉस 180. ठीक है, कॉस 180 को आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, एल एन 1 को आप कैलकुलेटर से फाइंड करें, ये जो एल एन 1 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1 की वैल्यू उतारें. ठीक, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 जे, ये जो स्क्वायर रूट है ना ये सिर्फ 3 पे रहेगा. ठीक है, माइनस के, ये आपके पास आंसर आएगा. और आप मुझे फिर कमेंट्स में बताएंगे कि आपने ये सॉल्व किया, ये आंसर आया या कोई प्रॉब्लम आई है बीच में. ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाएगा. सिंपल मैंने आपको बता तो दिया कि टी की जगह 1 पुट करेंगे तो आप लॉग नेचुरल ऑफ 1 फाइंड करेंगे. यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट. ठीक है, प्लस कॉस पाई के, और कॉस पाई इक्वल होता है कॉस 180 के. कॉस 180 को कैलकुलेटर से आप निकालें उसकी वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी. ठीक है, -1 वैल्यू होती है उसकी, तो आप वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अच्छा, अब देखते हैं, इफ़ द डोमेन ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज़ नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, अगर किसी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डोमेन हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताया हुआ, देन इट इज़ अंडरस्टूड टू कंसिस्ट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स फॉर विच एवरी कंपोनेंट इज़ डिफाइंड
एंड यील्ड्स अ वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल डोमेन। वही बात है, अगर हमें डोमेन पहले से नहीं बताया हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स की डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, और जो है इससे हमें क्या मिलेगा, एक रियल वैल्यू मिलेगी, और इसलिए इसको नेचुरल डोमेन कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल डोमेन ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द नेचुरल डोमेन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन की नेचुरल डोमेन होती है वो हमें किससे मिलती है, जो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसकी कंपोनेंट्स की इंटरसेक्शन से हमें उसकी नेचुरल डोमेन मिलती है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैरामीट्रिक। अच्छा, यहाँ पे आप सोचेंगे कि कुछ सॉल्व ही नहीं करवा रहे, ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर थ्योरी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में फिर आई थिंक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जाएंगी तो उसमें वो करेंगे। लेकिन चूँकि कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं जो पूरा लेक्चर है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी पॉइंट वाइज। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने हाईलाइट किए हैं वही मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है वो जल्दी एंड हो जाए और कोई पॉइंट ऐसा ना रहे जो कि समझ ना आए। वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पैरामीट्रिक इक्वेशन। आपको पता है कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है उससे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर्स में, स्टार्ट वाले चैप्टर्स में, कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इस तरह की फॉर्म की इक्वेशंस को, इन वाली इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वलेंट। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी कि दो वेक्टर्स इक्वलेंट कब होते हैं, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, अगर उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो, एंड दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, और फिर उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल वेक्टर इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू एक्स टी एंड y इज इक्वल्स टू वाई टी। हम क्या कर लेते हैं, हम x और y को प्लस कर लेते हैं, एक इक्वल की साइड पर, दूसरी साइड पर उसके जो कंपोनेंट फंक्शंस है ना एक्स टी वाई टी, उसको हम प्लस कर लेते हैं, और साथ उसको वेक्टर इक्वेशन, सिंगल वेक्टर इक्वेशन में लिख रहे हैं, इट मीन्स हम उनको डायरेक्शंस दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे। ठीक है, ये वाली साइड है, ये हमारे पास कंपोनेंट है आर है, और ये वाला जो है ये उसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब देखें सिमिलरली थ्री स्पेस में भी उसी तरह करना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, ये जो इक्वेशन है ना आर इज इक्वल्स टू आर टी, ये यहाँ से आया कि अगर हम आर को एक्स आई जे, इधर से मैं बता देती हूँ, अगर आर को हम इसके इक्वल कर दें, ठीक है, ये एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल कर दें, और ये एक्स टी आई प्लस वाई टी जे को हम इक्वल कर दें आर टी के। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ना इस तरह की फॉर्म, आर इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, अगर इसको हम आर के इक्वल कर रहे हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वल कर रहे हैं आर टी के। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ रही है, तो ये क्या है, विच इज़ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस की वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, एवरी वेक्टर इक्वेशन फॉर्म ऑफ द फॉर्म 5 कैन बी रीरिटन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन बाय इक्वेटिंग कंपोनेंट्स ऑन टू साइड्स। ठीक है, हर एक कोई वेक्टर इक्वेशन हमारे पास होगी, उसको हम दोबारा से पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे करके, उसको दोनों साइड्स के उसके कंपोनेंट्स को इक्वेट करके। आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दी हुई है, इसको हमने सिंगल वेक्टर इक्वेशन में लिखना है। सिंगल वेक्टर इक्वेशन कैसे था, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली, ये जो 2 वाली फॉर्म है और ये 4 वाली है, ये सिंगल वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म है। इस तरह से हमने लिखना है। इट मीन्स के हमने क्या करना है, एक्स और वाई को कर लेना है एक साथ, उसको प्लस करके, और टी और 3t को हमने एक साथ कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाली एग्जांपल करें हम, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई प्लस 3t जे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देख लें। अब ये इसमें 3 हमारे पास 3 स्पेस की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू, ये देखें, कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस जेड टी के, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं कि हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को फाइंड करनी है दैट करस्पॉन्ड टू द वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें इन्होंने वेक्टर इक्वेशन दी हुई है और हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी कि इस तरह वाली फॉर्म, जो ये वाली फॉर्म है ना, इस तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन वाली फॉर्म हमने इधर इसकी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, आई वाले कंपोनेंट्स को एक साथ कर लेंगे, जे वाले कंपोनेंट्स हो जाएंगे और के वाले कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये डायरेक्शंस हट जाएंगी बीच में से। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 3, j हट जाएगा। ठीक है, एंड z इज इक्वल्स टू ई टी, के हट जाएगा। इस तरह से हमारी
जो है तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे। अब ग्राफ्स ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। एक मेथड क्या है हमारा, इंटरप्रेटिंग अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन अ 2 स्पेस 3 और 3 स्पेस ज्योमेट्रिकल इज टू पोजीशन द वेक्टर r इक्वल्स टू rt। पहले तो हम r को rt के साथ पोजीशन कर लेते हैं, ठीक है। विद इट्स इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट इसका कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। एंड लेट सी बी द कर्व, और ये जो सी है ना इसको हम एक ऐसा कर्व कह देते हैं, सी हमारे पास एक ऐसा कर्व हो जाता है, ठीक है, कि जो हम किससे फाइंड होता है, जो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर r जो है इसकी टिप से ये जो कर्व है ये फाइंड हुआ है, ठीक है। द वेक्टर r व्हेन पोजीशन इन दिस वे इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। और ये जो r जिस तरह इसको ये पोजीशन किया हुआ ना वेक्टर r को, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम रेडियस वेक्टर कहते हैं या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ c मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ कर्व या फिर रेडियस वेक्टर ऑफ कर्व, ठीक है। एंड c इज़ कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन rt, और ये जो c है हम इसको ये पूरे फंक्शन का क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। rt जो फंक्शन है इसका ग्राफ है c, ठीक है। अच्छा, और इक्वलेंटली द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन r इज इक्वल्स टू rt, या फिर इस इक्वेशन का ग्राफ हम इसको कहते हैं जो कि r इज इक्वल्स टू rt। द वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल्स टू rt इज इक्वलेंट टू अ सेट ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, और r इज इक्वल्स टू rt क्या है, इक्वलेंट है पैरामीट्रिक इक्वेशन के एक सेट से। पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने ऊपर देख ली हैं। सो c इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्राफ ऑफ दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो c को हम उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस का ग्राफ भी कह सकते हैं। देखें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि xt, yt एंड zt, ठीक है। हर एक पॉइंट पे एक xt होगा, एक yt होगा, एक zt होगा, तो c जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ दैट दोज पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमने ग्राफ को स्केच करना है। ग्राफ क्या हमारे पास cos t i प्लस sin t j, ठीक है। तो पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम वेक्टर इक्वेशन में लिख लेते हैं, ठीक है। वन वेक्टर इक्वेशन में लिख लेते हैं एक साथ करके, तो ये हो जाएगा एक्स आई इज़ इक्वल टू, और रेंज क्या हमारे पास, t इज़ इन बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे, और इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे हमने क्या करना है, आगे अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना तो आपको आता है ना, सिंपल। हमने पहले लाइंस लगा लेनी है दो, एक और फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी, ठीक है। 0 to 2 पाई है, इट मीन 0 to 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई क्या होता है, 2 पाई 360 सर्कल का है, बता रहे हैं ना हमें, तो 360 डिग्री हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यूज़। तो अगर आप देखें cos t, अब हम t फाइंड करने हैं 0 के लिए, तो cos 0 हमारे पास क्या आता है, आप ज़रा कैलकुलेटर में करके देखें, cos 0 आता है 1 के इक्वल, ठीक है। और sin 0 करके देखें तो sin 0 आता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y क्या है, y 0 है, और x क्या है, x 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर 45 डिग्री पे जाके cos 45 चेक करें और sin 45 चेक करें, ठीक है। 45 का क्या मतलब होता है, पाई बाई 45 है पाई बाय 4 के इक्वल, ठीक है। तो 45 को फाइंड करें, cos 45 और sin 45, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। cos 90 फाइंड करें तो आपके पास आएगा 0, इट मीन्स x एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस 0 हो जाएगा। और sin 90 फाइंड करें तो आपके पास आएगा 1, तो y एक्सिस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इस साइड पे आते हैं, 180 डिग्री का फाइंड करते हैं, ठीक है। 180 डिग्री cos 180 क्या आएगा, cos 180 आएगा -1, ठीक है। तो x एक्सिस हमारा क्या हो गया, -1 हो गया, माइनस एक्स की साइड पे चला गया, ये माइनस साइड है ना। और y जो है, y का देखें, y 180 सॉरी sin 180 देखें तो वो 0 आता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर आपने आगे वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी, यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करें, यहाँ पे करें तो आपके पास ये सर्कल जो है वो स्केच हो जाता है। यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 दैट इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन विद द डायरेक्शन इंक्रीजिंग टी क्लॉकवाइज। टी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रहा है। पहले हमने 0, अब जाहिर सी बात है 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये वेक्टर जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक। फिर जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते गए वैसे वैसे ये जो वेक्टर है ये स्टार्ट होता गया, ऐसे जाके यहाँ से जाके वापस आके यहाँ पे रुका, ठीक है। तो एक सर्कल हमारा क्या हो गया, एक सर्कल स्केच हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में भी यही वाला कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने ग्राफ स्केच करना है।
फार्मूला देखें वही है cos t i प्लस sin t। अच्छा, ये आपने MCQs के लिए भी याद रख लेना है कि cos t i sin t j जो है, और अगर उसकी रेंज जो है वो 0 to 2 पाई है तो उसका जो ग्राफ है वो एक सर्कल बनेगा रेडियस 1 का। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। MCQs में भी आ सकता है, तो जो है यूज़फुल रहेगा। अगर आपको याद हो तो आपको ग्राफ बना के देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं यहाँ पे है cos t i प्लस sin t j प्लस 2k, यानी हमारे पास अब z की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, और t क्या है, t इज़ इन बिटवीन 0 to 2 पाई, लेकिन z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, वही वेक्टर इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 2k, और फिर हमने क्या कर लेना है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू कॉस टी, वाई इज इक्वल्स टू साइन टी एंड z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास t की रेंज जो है वो वही है 0 to 2 पाई। अब हमने जो ग्राफ फाइंड करना है वो किस में आएगा, वो 3 स्पेस में आएगा। ठीक है, तो रेडियस की जो टिप है वो किधर होगी, द टिप of the radius vector traces the curve in the plane z is equals to 2। ठीक है, तो रेडियस वेक्टर की जो टिप है ना, वो जो कर्व है वो किसको किधर ट्रेस करेगा, वो z इज इक्वल्स टू 2 पे ट्रेस करेगा। ये देखें z इज इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि सर्कल तो हमारे रेडियस 1 का ही है, लेकिन अब यहाँ पे z आ गया। ठीक है, तो ये देखिए रेडियस 1 पे हमारा ये वाला सर्कल बन रहा है, लेकिन चूंकि z इज इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो जो सर्कल हमारा स्केच होगा वो जो है वो ये जो रे है, ठीक है, जो रेडियस है वो हमारा z इज इक्वल्स टू 2 पे इसको स्केच करेगा डायग्राम को। ठीक है, तो अब देखें, एंड फ्रॉम द फर्स्ट टू इक्वेशंस एंड प्रीसीडिंग एग्जांपल अ कर्व इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड ऑन z एंड ट्रेस्ड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, वही वाला ग्राफ है, लेकिन चूंकि z इज इक्वल्स टू 2 है तो ग्राफ किधर बनेगा, z इज इक्वल्स टू 2 पे वो सर्कल बनेगा उसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं a cos t प्लस साइन टी आर टी इज इक्वल टू a cos t i प्लस a sin t j प्लस c t k। ठीक है, वेयर a एंड c आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, a और c हमारा क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ना उसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। ग्राफ जो है वो हमारा बनता है एक हीलिक्स बनता है। दिस कर्व इज कॉल्ड अ सर्कुलर हीलिक्स। हीलिक्स का मतलब जो स्प्रिंग होता है ना, ऐसे इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। अब इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाती हूँ। cos t और sin t के वैल्यूज़ तो सेम है। ठीक है, यहाँ से देखें जब वो स्टार्ट करेगा तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे z भी 0 है, y भी 0 है, लेकिन x जो है वो a के इक्वल है। ठीक है, फिर वो आगे जाएगा क्योंकि z की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो c t के साथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे t इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे तो फिर वो साइन और कॉस के साथ फंक्शन के साथ लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो z है ना वो कॉन्स्टेंटली एक फिक्स नंबर कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, देखें इसका पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है कि 0 a एंड π/2c। ठीक है, π/2 पे ये वैल्यू आई है। फिर इसके आगे हम गए हैं, ये वाला पॉइंट आया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 0 - a एंड 3 π/2c। ठीक है, इसको बुक में देखेंगे या लेक्चर वीडियो में इसकी मैं पिक्चर दे दूँगी साथ में, तो आपको उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब ये वाला पॉइंट देखें तो ये है -a 0 एंड πc। ठीक है, और इस तरह से ये जो स्प्रिंग है ये चलता जाएगा 2 पाई तक। ठीक हो गया, यही बात ये कह रहे हैं, क्योंकि z हमारा है तो z के साथ वो इंक्रीज़ होता जाएगा। वैसे तो अगर होता तो ये सर्कल इधर ही आता, लेकिन चूंकि z जो है वो हर पॉइंट पे इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा सर्कल है ना वो इस तरह सर्कुलर हीलिक्स की शेप में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ द वेक्टर इक्वेशन। अब इस वेक्टर इक्वेशन का ग्राफ हमने बताना है। ठीक है, -2 + ti + 3tj + 5 - 4tk। द करस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन xr -2 + t y = 3t एंड z = 5 - 4t। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ग्राफ जो है ये एक लाइन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना ये हमारे पास उसी लाइन की है। ये हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी, मैंने यहाँ पे लिख भी ली हैं। इक्वेशंस थी x = x0 + at, y = y0 + bt एंड z = z0 + ct।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 + t, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे b y नॉट कोई भी नहीं है, y नॉट नहीं है, ठीक है, लेकिन 3t है, तो ये हो जाएगा 0 + 3t, और z का देखें 5 - 4t। तो जो लाइन की हमारे पास इक्वेशन जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, -2 0 एंड 5 आएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ पैरेलल टू द वेक्टर i + 3j - 4k, और ये जो पॉइंट है ये इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। अब यहाँ पे कह रहे हैं द ग्राफ, अब इसका हमने ग्राफ फाइंड करना है, काफ़ी इजी है, और इसको जो है हमने बनाना कैसे है, पहले तो हमने क्या कर लेना है, x इज टी हो जाएगा, y इज t² हो जाएगा, एंड z इज t³ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर x इज t है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज t² की जगह हम लिख सकते हैं y इज x², ठीक है। और y इज x² हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी बन गई, एक पैराबोला की इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब जैसे जैसे, और साथ में z क्या है, z t³ है, ठीक है। तो ये देखें, ये ग्राफ जो है ना, ये एक पैराबोला बन रहा है, लेकिन 3 स्पेस में बन रहा है, एक पैराबोला भी बन रहा है और साथ साथ ये ऊपर भी जाता जा रहा है ग्राफ जो है, ठीक है। अब ये कैसे जा रहा है इसको मैं यहाँ पे पहले समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास है x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखें ये ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा। अगर हमारा फंक्शन हमारा है y इज इक्वल्स टू x², ठीक है। अगर x को हम 1 लेते हैं तो y भी हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर x को हम 2 के इक्वल लेते हैं, ठीक है, तो y हमारा किसके इक्वल आएगा, y हमारा आएगा 2 2 ज़ा 4 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखें, एक पॉइंट हमारा 1 पे हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा x 2 है और y क्या है, 4 है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, x का वो आ जाएगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा में x किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। तो 3² जो है वो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने ये वाला पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से देखें ये पैराबोला टाइप बन जाता है, और इसी तरह से यहाँ भी इसका सिमेट्रिक की फॉर्म आएगा। लेकिन ये जो 2² है, तो अब हमने z को क्या लेना है, z को हमने t³ के इक्वल लेना है। इट मीन्स हम 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, जो t का क्यूब किधर आएगा, 8 पे। तो ये जो पैराबोला है, ठीक है, ये ऐसा भी एक कर्व भी आएगा, और वो कर्व जो है वो साथ साथ ऊपर भी जाता जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो स्केच होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के इफ़ सी इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर इन द सेंस दैट इट डज नॉट, ये यहाँ पे इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो थ्योरी में सिर्फ यही बात बताई जा रही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। आगे देखते हैं, इफ़ सी इज़ अ कांस्टेंट, अब हमने ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन देखना है। अगर सी कांस्टेंट वेक्टर है तो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन अ पैरामीटर, तो ये पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता, और ग्राफ जो है r इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा एंड इज़ अ सिंगल पॉइंट, और ये एक सिंगल पॉइंट होगा सिंस द रेडियस वेक्टर रिमेन्स फिक्स्ड विद इट्स टिप एट सी, क्योंकि जो रेडियस वेक्टर है वो सी पे एक उसकी टिप जो है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि कोई फंक्शन है नहीं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट भी जो है वो वही रहेगा, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू x0i + y0j, 2 स्पेस, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, x0 y0, और अगर ये होगा x0i + y0j + z0k 3 स्पेस में, तो पॉइंट क्या होगा, x0 y0 z0, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एग्जांपल में कह रहे हैं 2i + 3j - k, तो इसका पॉइंट क्या आएगा, 2 3 - 1 इन 3 स्पेस, ठीक है। इफ़ rt इज़ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द पैरामीटर t द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो डबल लाइन में लिखा हुआ है, इसको नॉर्म कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्म, नॉर्मल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ t बिकॉज द नॉर्म लेंथ ऑफ इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। ये लेंथ होती है, तो बिकॉज नॉर्म क्या है हमारे पास, नॉर्म जो है वो लेंथ ऑफ द रियल नंबर है, ठीक है। rt की लेंथ हमें बता रही है वो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ rt इज इक्वल टू ti + t - 1j, देन नॉर्म हमारा क्या आएगा, नॉर्म का फार्मूला क्या होगा, वही t² मतलब x का स्क्वायर प्लस ये वाली है इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इससे हमारे पास नॉर्म आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ rt इज इक्वल्स टू cos ti + sin tj + 2k, और रेंज हमारी क्या है, 0 to 2 पर है। इज़ द सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये तो हमें पता है कि रेडियस 1 का सर्कल बनेगा, इसका सेंटर जो है वो z एक्सिस पे होगा, एंड लाइंग इन द प्लेन z इज इक्वल्स टू 2, और प्लेन इसकी क्या होगी, z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस सर्कल लाइज सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 5,
और ये जो सर्कल है ये क्या करता है, एक स्फीयर की सरफेस पे लाई करता है जिसका रेडियस 5 है, ठीक है। बिकॉज फॉर ईच वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि टी की हर वैल्यू के लिए नॉर्म क्या होगा, डबल लाइन आर टी इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, वही आपको जब मैंने आपको बताया जो इसके ये कंपोनेंट्स है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, उसका स्क्वायर रूट कर लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स टी वाई टी एंड जेड टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कॉस टी स्क्वायर प्लस साइन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि कॉस टी स्क्वायर प्लस साइन टी स्क्वायर किसका इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। प्लस और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया। तो ये शो करता है कि दैट ईच पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इसलिए ये बता रहा है कि इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, इस सर्कल की पूरी ये जो सरफेस आपको दिख रही है ना, ये थ्री स्पेस में जैसे आपके पास एक बॉल है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो बॉल का जो मिड पॉइंट है ना, उसका बॉल की सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, वो स्क्वायर रूट 5 रहेगा, ठीक है। अच्छा, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, मुझे तो लगा अभी रहता है बट ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये मैंने एग्ज़ाम्पल इसी को वो किया था, एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन अच्छा नहीं, ये दूसरी उसका है, सॉरी। अच्छा, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है। और डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट video, see you next time. Till then, take care and Allah Hafiz.